नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। जहां देखो एक ही बात, जहां जाऊं एक ही चीज़ मौजूए बहस बनी हुई है, वो है पाकिस्तान की मईशत। अगर पाकिस्तान की मईशत ठीक हो जाए तो तमाम मामला ठीक हो जाएंगे। अच्छा, वाकई में? तो फिर इसका सलूशन क्या है? पाकिस्तान की मईशत कैसे ठीक की जा सकती है? सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच अपनाई जाए। काफ़ी अरसे से इस मौजू पर बात कर रहे हैं और काफ़ी प्रोग्राम इसी मौजू पर कर दिए। कोई कहता है साहब सॉल्यूशन खालिसतन टैक्स की बेहतरीन अंदाज में वसूली है। ओके, ये भी एक लॉजिकल चीज़ है। कोई कहता है साहब मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ा दें, मुल्क की मईशत ठीक हो जाएगी। वेरी गुड, ये बात भी मानने वाली है। तो कोई कहता है जनाब कि माशी तरक्की जो है उसकी अगर रफ्तार या उसकी स्पीड बढ़ा दी जाए तो उससे कामयाबी होगी। चलो ठीक है, ये भी सही है। फिर बाद में घूम फिर के चीज़ फिर वहीं आ जाती है कि जनाब करप्शन ख़त्म होगी तो निज़ाम ठीक हो गया। करप्शन ख़त्म हो गई या नहीं हो गई, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, आपसे सवाल करूँगा। अब बंदा इसके नज़दीक ही आया होता है कि जनाब करप्शन ख़त्म होगी, लूटी हुई दौलत वापस लाई जाएगी, मुल्क की मईशत ठीक हो जाए, कि दोबारा से बात टैक्स पर चली जाती है। अब आपने खुद ही देख लिया, हुकूमत भी इसी तरह चली है। उन्होंने प्रोग्रेसिवली कोशिश की है इम्प्रूवमेंट करने की। कभी बात की जनाब 50 लाख घर बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फिर वो आहिस्ता से घूम फिर के बाद करप्शन रोकेंगे, करप्ट लोगों को पकड़ेंगे, लूटी हुई दौलत वापस लाएंगे, वगैरह 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 वगैरह, मुल्क की माशी तरक्की की रफ्तार बढ़ाएंगे, वगैरह 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 वगैरह। फिर बात वहीं आ गई जनाब टैक्स हम इकट्ठा करेंगे तो मामला ठीक होंगे। क्या खालिसतन सिर्फ टैक्स इकट्ठा करने से मामलात का हल निकाला जा सकता है? टैक्स सबको देना चाहिए, यह बात ठीक है, मानने के लिए तैयार है। टैक्स सबको देना चाहिए, इस्लाह होनी चाहिए निज़ाम में, लेकिन खालिसतन क्या टैक्स मुल्क की कामयाबी की चाबी है? इसके बारे में बात करेंगे। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। जनाब सेनेटर अब्दुल हसीब खान साहब हमारे साथ कराची स्टूडियोज़ के अंदर मौजूद हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, इसके अलावा तिजारत और सनत के शोबे के ऊपर बड़ी महारत रखते हैं और ताजिर सनतकार सियासत के ऊपर गहरी निगाह रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब रहमतुल्लाह वज़ीर साहब, जो कि फॉर्मर सीनियर मेंबर FBR रहे हैं और इसके अलावा हमारे प्रोग्राम में 12 तशरीफ़ लाते रहते हैं, टैक्स के मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं। इनके साथ पिछले हफ्ते भी बड़ी सेहर हासिल गुफ्तगू हुई थी जब इन्होंने हमें बताया था कि मुल्की मामलात जो हैं टैक्स के बगैर या टैक्स कलेक्ट किए बगैर नहीं चलाए जा सकते। सेनेटर अब्दुल हसीब खान साहब, अब एक बहुत ही अहम सवाल ये है कि मुल्क की इकोनॉमिक सक्सेस क्या खालिसतन टैक्स कलेक्शन से अचीव की जा सकती है? 1, 2, क्या इस निज़ाम में इस्लाह के बग़ैर टैक्स के अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं? 2 सवाल हैं मेरे आपसे, इनका आप जवाब दें। जी, 2 सवाल आपके हैं। ये आप भी टीवी देखते हैं, आप एंकर भी हैं, आपके पास सब कुछ, आप बात भी करते हैं, इतने प्रोग्राम भी किए हैं आपने। मेरी समझ में ये नहीं आता कि हम लोग एज ए पैकेज बात नहीं करते। एक एक चीज़ों को आप अलग अलग लेते हैं और उसका समझते हैं कि उसको एक चीज़ पर टेक करने के बाद फिर आप जो है बाकी तमाम चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये मुमकिन नहीं होता। आपकी जो है वो टैक्स कलेक्शन बात ही नहीं कर रहे हैं। अभी तो मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि जी सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं, एक आमदनी होता है, एक खर्चा होता है जी। पर तीसरी कोई चीज़ नहीं है इकोनॉमी में, कोई है तो मुझे बता दिएगा। अब आमदनी और ख़र्चा, इसके अंदर आपका बैलेंस होता है। उसके बाद फिर जब आप खर्चा करते हैं तो खर्चे में फिर आ जाता है वो जी कि आप खर्चा कहाँ कर रहे हैं। वो डेवलपमेंट भी कोई चीज़ होती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कोई चीज़ होती है, आपने ये सड़कें बनानी है ये। तो फिर वो जब आप खर्चे पे आएंगे तो फिर वो PSDP के अंदर कितना 500-700 अरब रखा जाता था। मैं 5-6 साल बैठा हूँ सेनेट में, हर साल जो है 500-600 अरब जाता था PSDP के अंदर जी। लेकिन मैंने 6 साल में भी देखा है कि साहब को PSDP होता है, अपने पब्लिक फंड होता है जो डेवलपमेंट में खर्च किया जाता है। कितनी डेवलपमेंट हुई आपकी? तो इसलिए मैं हमेशा आपसे ये एक दरख्वास्त है मेरी, जब भी आप बात करें तो आमदनी और खर्चे की बात करें। जब आमदनी नहीं होगी तो आप खर्चा करते हो, आप घर का निज़ाम भी नहीं चलेगा। आमदनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आमदनी में कौन से आपके पास है? आमदनी में आपके पास वही है कि जो आपके मुल्क में जो आपका जैसे टैक्स का निज़ाम है। सही। एक टैक्स आपका है डायरेक्ट टैक्स, एक आपका है इनडायरेक्ट टैक्स। 2 टैक्सेस हो गए, बिल्कुल। यहाँ से पैसे आएंगे आपके पास। और अगर आपने इसमें आपने
एक बड़े तबके को छोड़ दिया, आपने सैलरीड लोगों को ले लिया, 21 करोड़ की आपकी आबादी अपने, और 11 पे 10 लाख पे थे, फिर 11 लाख हो गए, अब 15-16 लाख हो गए, 17 लाख पे पहुंच गए। ये शर्म की बात है, सबसे कम है आपका टैक्स नेट दुनिया में। तो इसलिए नासिर भाई ज़रूरत इस बात की है कि हमें पाकिस्तानी होने की हैसियत में, एक इंसान होते होते में, अगर मेरे आमदनी है और मैं अगर टैक्स नहीं दे रहा हूँ तो आप दो जुर्म कर रहे हैं। एक ये जुर्म कर रहे हैं कि आप अपने गवर्नमेंट को आप अपना सपोर्ट नहीं कर रहे, और दूसरा ये कि आपको टैक्स देना है ताकि वो टैक्स इस्तेमाल में हो एक आम इंसान के लिए, जो कि आपके 80% है आपके गरीब लोग हैं, उनकी तालीम में उसकी वो लोग हैं। तो आपने जब टैक्स जो देने वाले हैं उनसे आपने नहीं लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बहुत बड़ा तबका है एग्रीकल्चर है, पॉइंट टेकन, ठीक है, आपने कहा कि हमने सूबों को मुंतकिल कर दिया है, हमने सूबों का एजुकेशन जो है वो हमें अपना वो पावर है। तो 18वीं तरमीम की कंपल्शन है ना सर। 18 तरमीम से पहले आपने कौन सा वहाँ पैसे आपने टैक्स लगा दिया था अपने एग्रीकल्चर के ऊपर? तो 20% का GDP में कंट्रीब्यूशन है उनका। एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन GDP के अंदर है 20%, 21%, और 1% भी टैक्स नहीं देते। सोचने वाली बात नहीं है ये है। तो फिर CBR क्या करे? हम कुछ नहीं कर सकते जी, हम तो फेडरल वाले लोग हैं, वो तो ये तो सूबाई मसला है। अब सूबे में जाके बात करें आप, तो कोई बात आपसे बात करने को तैयार नहीं है। भाईजान नासिर भाई जी पॉइंट बना लें कि जी एक हमारी पाकिस्तान के हवाले से, मईशत के हवाले से लकीरें खींच के बना लें कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। चलें, अब यही बात मैं रहमतुल्लाह वज़ीर साहब के पास भी लेकर जाता हूँ। रहमतुल्लाह वज़ीर साहब, आपने अब्दुल लतीफ़ खान साहब की बात सुनी, बड़ी गहरी बातें की, इन्होंने 3-4 चीज़ों को मिलाया आपस में। ज़ाहिरी बात है, उन्होंने कहा चीज़ों को पैकेज के तौर पर देखा करें, आइसोलेशन में ना देखें। और फिर उन्होंने बड़ी क्लियर कट बात की है कि रेवेन्यूज़ और एक्सपेंडिचर्स की शक्ल में चीज़ों को देखा जाए। मैं चाहूँगा रहमतुल्लाह वज़ीर साहब, जिन चीज़ों की तरफ हाईलाइट किया गया है उनके ऊपर आप भी अपना तज्ज़िया पेश करें। हाउ कैन वी फिक्स दिस प्रॉब्लम? इफ़ इट इज़ द ओनली सोल्यूशन, देन आर वी गोइंग अबाउट इन द राइट डायरेक्शन? जी रहमतुल्लाह। थैंक यू अली नासिर साहब, थैंक यू अब तक टेलीविज़न। मेरा ख्याल है जो सेनेटर साहब ने बात की है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि जो हमारे तमाम मसाइल का, इकानमी से रिलेटेड जो मसाइल हैं, रेवेन्यू वगैरह सब मिला के एक होलिस्टिक अप्रोच लेना पड़ेगा। राइट, बिल्कुल। यानी जो आपकी सबसे पहली बात यह है कि आपकी इकानमी क्या ग्रो कर रही है, जैसे ग्रो करना चाहिए। इकानमी क्या इंडस्ट्री के लिए आपने कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है, या पिछले 5 साल और उससे पिछले भी 5 साल मिला के आपकी इंडस्ट्री को तो तवानाई नहीं मिल रही थी। आपकी अपनी इंडस्ट्री जो है वो इंपोर्ट की वजह से, कमर्शियल इंपोर्ट ने टेक ओवर किया हुआ है। आप देखें, अगर आपका जो इंपोर्ट बिल बढ़ा और करंट अकाउंट का जो पिछले साल $20 बिलियन का डिफिसिट हुआ, उसकी बुनियादी वजह ट्रेड डिफिसिट है। यानी आप इतना लोकली प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं जिसको सरप्लस एक्सपोर्टेबल गुड्स हो, जो आप एक्सपोर्ट करें और आपका एक्सपोर्ट बढ़े, जिसकी वजह से एक बुनियादी आपकी सॉवरेंटी का प्रॉब्लम क्रिएट हुआ 30 जून को। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपकी लोकल इंडस्ट्री पे आपने कंसंट्रेट नहीं किया, आपने वो सहूलियात नहीं दी लोकल इंडस्ट्री को। उसके अलावा जो टैक्सेशन का निज़ाम है, इसमें डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। मौजूदा हुकूमत की डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक साथ एब्रप्टली अगर आप रिफॉर्म करना चाहें तो आपका माशरा उन रिफॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करता। आपको एक ग्रेजुअल अप्रोच लेना पड़ेगा, लेकिन तमाम चीज़ों को साथ साथ लेना पड़ेगा। इकानमी को ठीक करना पड़ेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा, बाहर मार्केट भी ढूंढने पड़ेंगे आपको, और उसके साथ साथ जो आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है। आपने पहले बात की करप्शन की, सबसे बुनियादी वजह करप्शन की और टैक्स एवेजन की, डॉक्यूमेंटेशन की हमारे माशरे में कमी है। जी, हुकूमत ने कोशिश की कि जो 40,000 का बांड है, जो बेरर बांड है, उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने 31 मार्च की डेडलाइन दी है। जी जी। अब मैंने सुना है कि ग्रेजुअली हुकूमत फिर 25,000 का भी ख़त्म करना चाह रहे हैं, 15,000 का भी ख़त्म करना चाह रहे हैं। मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छी बात है।
ये जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की तबाही की बुनियादी वजह डॉक्यूमेंटेशन न होने की वजह थी, जिसकी वजह से हर काम चूंकि कैश ट्रांजैक्शन से हो रहा था तो करप्शन इंतहा को पहुंच गई, और वहाँ के ममालिक में जो गुर्बत बढ़ी, तबाही बढ़ी करप्शन की वजह से, उसकी वजह यह है कि लेक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन थी। आपका माशरा आज तक डॉक्यूमेंटेशन की न होने की वजह से करप्शन की जो पेमेंट होती है वो बैंकिंग के ज़रिए नहीं होती, वो इसी तरह होती है। या दूसरा ये कि आपने हवाला का चैनल दिया हुआ है जिससे बाहर पेमेंट होती है, हवाले से पैसे बाहर जाता है। बड़ी अहम बात आपने आप कर रहे हैं। चैनल मुझे बंद एक छोटी करने सी पड़ेंगे। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर ये डॉक्यूमेंटेशन के हिस्से पर जोर करेंगे। बात यह है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के जरिए डॉक्यूमेंटेशन इस मुल्क में हो रही थी। विद होल्डिंग टैक्स ऑन बैंकिंग ट्रांजैक्शन लगाकर हुकूमत ने किसी हद तक लोगों को, मैं कहूँगा कि डिस्करेज कर दिया है कि वो बैंकिंग चैनल की तरफ आए। क्या ये बात दुरुस्त है? इसके बारे में बात करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है इसी मौजू के ऊपर, और मैं ख़ुद को भी किसी हद तक कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ क्या वाकई में इज़ दिस द सोल्यूशन। हाउएवर, एक जो नई बात सामने आई है वो ये है कि पैकेज के तौर पर तमाम चीज़ों को देखा जाए। हॉलिस्टिक वर्ड यूज़ किया, बड़ा अच्छा वर्ड यूज़ किया रहमतुल्लाह वज़ीर साहब ने। हॉलिस्टिक अप्रोच यूज़ की जाए, यानी तमाम चीज़ों को जहन में रखते हुए फिर एक पॉलिसी मुरतब की जाए, सेंट्रल पॉलिसी भी, और फिर ग्रेजुअली तमाम पॉलिसीज़ को भी परसू किया जाए। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को हाईलाइट किया है, जैसे अब्रप्टली इम्प्लीमेंटेशन नहीं होनी चाहिए, ग्रेजुअली चलना चाहिए, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जो है वो हमें क्रिएट करनी चाहिए, न्यू मार्केट्स को एक्सप्लोर करना चाहिए। अब्दुल लतीफ़ खान साहब, देखें बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने बताए। ये बात यही है कि होलिस्टिक अप्रोच अपनानी पड़ेगी, वही आप वाली बात कि एक पैकेज के तौर पर पूरी इकॉनमी को ट्रीट करना पड़ेगा। तो मैं चाहूँगा इसके ऊपर आप रोशनी डालें, उसको कैसे आगे लेकर चलें। मैंने अभी रहमतुल्लाह वज़ीर साहब को भी आपने सुना, मैंने भी अपने बात की थी। जी जी, चीज़ सामने कल के वही आई है जो कल लफ्ज़ इस्तेमाल किया अभी आपने, होलिस्टिक में। मैंने भी उसको उर्दू में कहा था भाई आपको ये है ना ख्वाब मत देखें और एक आइसोलेशन मत देखें, बस इकॉनमी ठीक हो जाए, बस वो फला चीज़ ठीक हो जाए, करप्शन ख़त्म कर दिए साहब, दूध की नहरें बहने लगेंगी। यही बात है। तो ये एक पैकेज है ना होलिस्टिक। अब फॉर एग्जांपल आपने जब भी बात की आपने पॉलिसी, जी जी, ये बहुत बड़ा लफ्ज़ है पॉलिसी। इससे क्या हैसियत होती है अगर वो पॉलिसी जो है वो आपकी फाइलों के अंदर मौजूद हो और वो इम्प्लीमेंट नहीं हो? उसकी क्या हैसियत होगी? सैकड़ों साइन होते हैं, एमओयूज डिफरेंट कंट्रीज के साथ भी होते हैं, लोकल भी होते हैं, इंडस्ट्री के साथ भी होते हैं, फ्रेंचाइजी होती है। उसके बाद उस पर कोई एक मूवमेंट भी नहीं होती। फिर जब आपके एमओयू साइन करते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है। बात सिर्फ कहने की इतनी है मेरी यहाँ है कि भाईजान ये एक तो यार ये बात आपको समझ में नहीं आती। अब आपने कभी बात नहीं की, आपने हेल्थ की बात नहीं की आपने कभी मेरे साथ में नहीं, तो सुन लीजिए, हेल्थ की बात नहीं की। मैं हेल्थ से मुताल्लिक़ हूँ, 45 साल मुझे हो गए। मेरा ताल्लुक़ यूनिवर्सिटी के साथ है, इसमें भी मुझे तकरीबन 35 साल हो गए मुझे हेल्थ एजुकेशन। क्योंकि मेरे नज़दीक कौम आप किसको कहते हैं? कौम कहते हैं आपको पढ़ी लिखी सेहतमंद जो लोग होते हैं ना, उसको कौम कहा जाता है। ये लागिर बीमार जाहिल को कौम नहीं कहते आप। तो आपको तवज्जो देनी पड़ेगी हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर। जब ये तवज्जो देंगे आप तो फिर आपकी जो है वो एक कौम बनेगी। तो इमरान खान साहब ने शुरू इससे किया था ना, अभी नहीं, अब आपने सब डलवा दीजिए। आप 10 महीने के अंदर, 11 महीने के अंदर आप सब डलवा दिए इमरान के ऊपर के वो हेल्थ भी ठीक हो जाए, दूध की नहरें बन लगे, एजुकेशन भी ठीक हो जाए, इकनॉमी ठीक हो जाए, एक्सपोर्ट आपकी जो है वो 40 बिलियन तक पहुँच जाए। अरे भाई मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, ये सब चीज़ मुमकिन है इस मुल्क में। जो कदम उठाया गया है मैं समझता हूँ ये बड़ा मुस्बित कदम है। जो चीज़ें चल रही हैं 16 हैं, या यार आपका समझते हो कि क्या पूरा जो कुछ भी हो उसको सब ख़त्म एक दिन में हो जाए और फिर एकदम जो है वो दूध की नहर बन जाए? ऐसा नहीं होता। मैं समझता हूँ डायरेक्शन जो सही है हुकूमत की, लेकिन उसमें थोड़ी तरनामी की ज़रूरत है, स्टेक होल्डर के साथ बैठ की ज़रूरत है। एक्सपोर्ट की बात आपको इंडस्ट्रियल की बात की फैक्ट्री लगाने के लिए हमसे बात करनी पड़ेगी। हमने लिख के दिया है, मेरी PPM है फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन ने लिख के दिया है, 3-3, 4-4, 6-6 घंटे की मीटिंग करके आए वहाँ पर इस्लामाबाद में। वो ये लिख के दिया है कि इस वक्त 400 मिलियन की दवाएं एक्सपोर्ट होती हैं। मैं भी 18 मुल्कों में एक्सपोर्ट करता हूँ। 400 मिलियन,
और हमने लिख के दिया है मेरी उसने, और मैं उस पर शरीक हूँ कि जी 3 साल के बाद अगर ये आपकी नंबर 2 पे ना आ जाए टेक्सटाइल के बाद एक्सपोर्ट के अंदर, और हम 3 बिलियन एक्सपोर्ट ना कर दें। कैसी बात है सर आपका ताल्लुक है क्या आपका? नहीं मेरा। फिर आप मेरे उसमें हाथ मत डालिए। जब मैं कह रहा हूँ हमने लिख के दिया है, PPMA जो कि जिम्मेदार है इस बात की, उसने लिख के दिया है। प्राइम मिनिस्टर से बातें हुई हैं, दाऊद से बात हुई है, हफीज़ फार्मर से बात, सबसे बातें हो चुकी हैं। 6-6, 8-8 घंटे की प्रेजेंस होगी कि हम कैसे करेंगे। 3 करोड़ 3 साल में 3 अरब, तो आपको फिर उसकी कोई तैयारी करनी पड़ेगी। वो हमने लिख के दिया है, आप क्या करें। मैं देता हूँ सोल्यूशन। मैं खाली बैठ के कभी ये नहीं कहता कि ये भी ख़राब, ये भी ख़राब, तू भी ख़राब, वो भी ख़राब। मैंने हमेशा आपके प्रोग्राम में जब भी आया हूँ सोल्यूशन बेस्ड होती है साहब। आप सब कर लिया आपने, इंस्टीट्यूशन से आपने बर्बाद कर दिए, नथिंग विल चेंज। आपको इंस्टीट्यूशन को भी जो है बर्बाद, कहीं तो फिर मैं शुरू हो जाऊँ। नहीं तो फिर तो लंबी फहरिस्त है, बहुत लंबी फहरिस्त है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको टैक्स का निज़ाम, यार 15 लाख अगर लोग टैक्स दे रहे हैं जिसमें सैलरीड लोग भी आ जाते हैं, इस शर्म की बात है। मुल्क चल ही नहीं सकते। एग्रीकल्चर को आप माफ़ कर दीजिए, तो ये आप दूसरों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं कि आपने एग्रीकल्चर को जो है वो जिसका 20% और जिसका वोट वहां से आते हैं। सुन लीजिए, वोट वहां से आते हैं। मैं आपका बैठा हुआ हूँ, मेरा कंट्रीब्यूशन सिर्फ 24% है मेरा GDP के अंदर, and I am paying 65%. If the feudals are not with you, you cannot win the elections. अपनी बात आप बाद में कीजिएगा। मैंने ये कहा है कि मेरा कंट्रीब्यूशन 24 है GDP में, 24% GDP में, प्रत्येक दे रहा हूँ 65, एक का 20 है, वो 1% नहीं दे रहा, तो गवर्नमेंट सोचेगी नहीं, सोचना चाहिए। जमींदारी निज़ाम इंडिया ने ख़त्म कर दिया था 1948 में, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। उसकी बात नहीं करना इंडिया की, हमारा दुश्मन है। 48 में उसने किया था लैंड रिफॉर्म, सीख लो। ये कोई गुनाह है सोच सीखना? पॉलिटिकली डिफिकल्ट इन पाकिस्तान। खैर आपकी तरफ वापस आता हूँ, आपकी बात मैं नफी नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ इट्स पॉलिटिकली डिफिकल्ट। भाई पॉलिटिकल तो फिर कहाँ है आपकी आवाम? कहाँ है वो? गई और आवाम किधर है? गई और आवाम जो है वो लेके कोई नहीं आती अपने। वाई दे आर कन्फाइंड टू दी जो लैंड लॉर्ड्स और जमींदार। चलिए लेके आए ना, अपने से जाए ना। आपकी यूथ किधर है? 54% यूथ है आपके, किधर है? वोट क्यों नहीं देती? 54%। आपके 40-45% के ऊपर आपके इलेक्शन होते हैं और प्राइम मिनिस्टर आता है, तो 54% यूथ बाहर निकल क्यों नहीं आती वोट डालने के लिए? We will ask this question. It's a very important question. रहमतुल्लाह वजीर साहब, अब बात ये कि अब अब्दुल हसीब खान साहब एक दूसरी डायरेक्शन में लेकर गए, जो काफ़ी अरसे से महवर गुफ्तगू हुआ करता था, लेकिन सब उसको भूल गए। वो इन्होंने बात ये की कि एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर जो टैक्स का मामला है वो क्यों बैक बर्नर और कोल्ड स्टोरेज में रख दिया। पहले तो हर आदमी इस बारे में बात करता था। जी रहमतुल्लाह वज़ीर जी, थैंक यू जी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है इसका सेनेटर साहब का, कि एग्रीकल्चर का खुद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है एनुअल 2016 की, उसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि एग्रीकल्चर की GDP में जो कंट्रीब्यूशन है तकरीबन 21% है, जो उस साल में 5,500 अरब रुपया बनता था उस साल में। उस वक्त रुपये 105 या 106 थी, 5,500 में। और टोटल जो टैक्स में कंट्रीब्यूशन है, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ, वो 1.9 बिलियन है, यानी 0.00 लगाते जाइए आप, यानी 1% से भी कम है। इट इज़ नॉट 1%, 1% से भी नीचे है। 1.9। पंजाब ने 1.4 बिलियन का कलेक्ट किया, सिंध ने 38 करोड़ की कलेक्ट किया, खैबर पख्तूनख्वा ने 8 करोड़ का कलेक्ट किया था उस साल में, और बलूचिस्तान ने 42 लाख की टोटल कलेक्शन की थी एग्रीकल्चर। इतने आर्चर्ड और इतने खैबर पख्तूनख्वा में टोबैको पे भी लगा लेते तो 8-10 अरब तो टोबैको से आ जाता, जो दुनिया भर में बहुत ज़्यादा हेवीली टैक्स होता है, टोबैको वहाँ पैदा होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ, और यहाँ सिंध में शुगर केन है, आपका बनाना है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप टैक्स कर सकते हैं। ये नहीं सिर्फ गंदम नहीं है, बहुत सारी और चीजें पर ये पॉलिटिकली लोग कहते हैं इनकरेक्ट, पता नहीं। अब जो बात है वो ये है ना कि हमारे यहाँ जागीरदारों की हुकूमत है। जी जी खान साहब गुस्से में आ रहे हैं जी, इसकी वजह जागीरदारों की हुकूमत है। मैं क्या करूँ? अरे भजन आप लेके आए हो ना जागीरदार को, मैं लेके आया हूँ ना, ये गैर आवाम लेके आई है ना। क्यों लेके आते हैं? जिन्होंने कुछ उनके लिए कुछ भी नहीं किया। वहाँ पर आपने उनको गेहूँ मिलता है खाने के लिए, रोटी खा ली, लेकिन वोट वहीं जाकर डाल के आते हैं। पढ़े लिखे लोग क्यों नहीं आते? कह रहा हूँ 54% यूथ है, दुनिया में कहीं नहीं है जो 28 साल की उम्र तक के लोग हैं, और इतने इंटेलिजेंट है कि आप तस्वुर नहीं कर सकते। दुनिया में मैं भी घूमा हूँ, आप भी घूमे होंगे,
मेरा वो तो मेरा अब जवान ये तो qualitative मेरा question जवान उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, मैं साबित कर सकता हूँ इस बात सर को। क्वालिटेटिव क्वेश्चन है, बात आपकी मैं सुनने को भी तैयार हूं आप और मानने के लिए भी तैयार हूं। आप- रहमतुल्लाह वजीर साहब, नहीं, आप रहमतुल्लाह साहब पूछ लिए साहब, क्या पाकिस्तान, ये मुझे खाली इसका जवाब दे दें, क्या आज भी एज ऑन टुडे क्या पाकिस्तान से ज़्यादा कोई मालदार मुल्क आज भी है दुनिया में? उसका नाम बता दीजिए। कोई नहीं है। कल ही ये आए, अमेरिका से रिपोर्ट आई है, बल्कि उनके सेनेट की या पता नहीं जो कमेटी थी उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान के नौजवान तकरीबन उनकी आबादी का 60% जो है वो नौजवान तबका है, तकरीबन 60-65%, 28 साल से नीचे वाले लोग हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी बात ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा हमारे पास पॉपुलेशन की जो वो है, और जिनको हमने नौकरियाँ भी देनी है, इस्तेमाल करना है। दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हमारे हैं और इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बात यह है कि एग्रीकल्चर को आपने सूबे पे छोड़ दिया है, और सूबे, चूंकि सूबे को आपने जो 7th NFC अवार्ड में मैक्सिमम अमाउंट जाता है, उनको आसान पैसा आ रहा है। Let me come back to you on this one। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। I'll just come back to you on this point। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर इस अहम मौजू के ऊपर गुफ्तगू अपनी जारी रखते हैं। Let's take a short break। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। बड़ी गर्मा गर्म गुफ्तगू हो रही है, और वो चीज़ जो कि माजी के अंदर भूल दी गई थी दोबारा से, क्योंकि हमारा प्रोग्राम एक थिंक टैंक है, दोबारा से उभर के सामने आ गई। वही बात, एग्रीकल्चर के शोबे को बिल्कुल मेन स्ट्रीम से साइड लाइन कर दिया गया। तो एग्रीकल्चर से वाबस्ता लोग भी प्रोग्राम देख रहे होंगे, कह रहे हैं साहब हमारे बारे में बात हो रही, हमें नहीं पूछा। आपको भी बुलाएंगे आगे आने वाले दिनों के अंदर, आपको भी बुलाएंगे, आपसे भी पूछेंगे भैया आप इस टैक्स नेट से क्यों बाहर रहना चाहते हैं, क्या इसके अंदर आपको कोई कबाहत है, कोई खामी है निज़ाम के अंदर, आपको भी बुलाएंगे। ऐसा ना हो, क्योंकि हमारे प्रोग्राम की व्यूअरशिप आपको पता है पूरे मुल्क के अंदर है, तो देखने वाले कहेंगे कि साहब एक बात हो, आपकी बात भी सुनी जाएगी। रहमतुल्लाह वज़ीर साहब ब्रेक पे जाने से पहले एक बात कर रहे थे, मैं सर आपको मौका देता हूँ, आप 2 जुमलों में अगर अपनी बात मुकम्मल कर लें तो फिर मैं आगे मज़ीद जो है वो अब्दुल हसीब खान साहब से बात करता हूँ इसी मौजू पर। आप हमें पूरा बता रहे थे प्रोसेस के अंदर कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या रुकावटें हैं, उसकी वजाहत कर रहे थे, ज़रा उसे मुकम्मल कर लें। जी, मैं ये कह रहा था कि जो एग्रीकल्चर इनकम है उसकी जुरिस्डिक्शन जो है टैक्स के हवाले से वो सूबों के पास है जी, और सूबों ने उस पर ना टैक्स तो लगाया है। मुशर्रफ साहब के ज़माने में आर्डिनेंसेस बाकायदा जारी हुए चारों सूबों में, और उन्होंने टैक्स तो लगाया है जी। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है 5% से लेके 15% तक, एक रीजनेबल रेट भी है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। चूंकि सूबों को 7th NFC के बाद सूबों का हिस्सा तकरीबन 57.5% हो गया। जो APR की टैक्स रेवेन्यू की कलेक्शन होती है वो डिविजिबल पूल में जाने के बाद सूबों को चला जाता है पैसा, तो उनके पास चूंकि सरप्लसेस हैं, अभी भी इन्होंने 291 बिलियन के सरप्लस वापस किए फेडरल गवर्नमेंट को। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सूबे अपना जो उनका अपना टैक्सेस है, यानी प्रॉपर्टी टैक्सेस जो हैं, व्हीकल टैक्सेस हैं, और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स खासकर बिल्कुल उन्होंने छोड़ दिया है। तो एग्रीकल्चर पे उनको मेरा ख्याल है सूबों को जोर देना चाहिए, अपने रिसोर्सेज उनको करना चाहिए, ताकि एजुकेशन और हेल्थ, जैसे खान साहब ने कहा, एजुकेशन और हेल्थ बिल्कुल निगलेक्टेड है। दोनों का दुनिया में सबसे कम हमारी इंडिकेटर है ह्यूमन इंडेक्स में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम हेल्थ और एजुकेशन में सबसे लोवेस्ट हैं। इवन नेपाल से भी नीचे, इंडिया और बांग्लादेश तो छोड़ें, नेपाल से भी। अच्छा, आपने बात की तायद कर दी। जी जी जी, अब्दुल हसीब खान साहब, बात ये कि उन्होंने तो बात की, आपकी तायद भी की, लेकिन देखो आप इस चीज को अब निगेट ना कीजिएगा। क्या पॉलिटिकली उन लोगों का इन्फ्लुएंस है जिनके ऊपर आप कह रहे हैं टैक्स लगाओ, नहीं, उनका पॉलिटिकल क्लाउड है। अब आप ये मैं आपको बता दूं, मैं अभी चलो उनसे टैक्स की बात नहीं करता। चलो, क्या ये ज़मींदारों की, लैंड लॉर्ड्स की, हुकूमतों की, सूबाई हुकूमतों की, फेडरल हुकूमतों की ये जिम्मेदारी नहीं है कि एग्रीकल्चर के जो उनकी जो ईल्ड होती है उसको जो है वो बढ़ा दें? इंडिया के बराबर का आपका मुल्क है इंडिया, दुश्मन मुल्क हमारा, वहाँ पर 8 टाइम्स हो गई है आपकी ईल्ड, R&D है, सुनिए, ईल्ड 8 टाइम्स हो गई है। मान लिया आपने जो है आपकी जो कॉटन थी आपकी सादकाबाद में, भावलपुर के एरिया में, यहाँ पर जो रहीम यार खां के एरिया में, वहाँ पर आपने उसको कॉटन को भी आपने जो है वो कन्वर्ट कर दिया, आपने
क्योंकि उसके अंदर दो आपने 3 लेने फसलें आपने शुगर केन के ऊपर, तो भाई आपकी पॉलिसी को आप तब्दील नहीं करोगे। आपको किसी ने पूछा आज तक किसी हुकूमत में मुझे बताइए, आपने उनको तो आप सपोर्ट कर रहे हैं अपने ज़मींदारों को, आप ये बताइए कि किसी ने भी हुकूमतों ने कभी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम कभी किसी ने विजिट किया, कभी उनसे पूछा? देखा नहीं गया तो पता नहीं। टंडोजाम में इस वक्त 54 PhD बैठे हुए हैं, जैसे क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ R&D के ऊपर, फेडरेशन लेवल के ऊपर। मैंने अब बात की थी, मैंने वहाँ पर पूरा डिटेल निकलवाई है। 54 PhDs बैठे हुए हैं टंडोजाम, और लेकिन R&D नहीं हो रही। R&D नहीं हो रही तो ईल्ड आपकी जो है वो कम हो रही है, ज़्यादा नहीं हो रही। तो भाई ये कर लो, मत दो टैक्स। ये काम तो भाई उनकी नहीं कि ईल्ड बढ़ाए अपने अपने 1 एकड़ पर बजाय 1 टन लेने के 8 टन ले लें, वो तो फ़ायदा नहीं है उनका। वो कर ईल्ड बढ़ेगी तो छोटे किसान को फ़ायदा होगा, छोटे किसान को फायदा होगा, प्रॉस्पेरस होगा। फायदा नहीं होगा, उसके पेट में रोटी चली जाएगी, तो खड़ा हो जाएगा। ये बात तो बाद में फैक्ट्स हैं, आप स्टेट कर लें, स्टेट बात करो यार, करें स्टेट बात करें, वक्त आ गया है। अगर एजुकेशन भी दे दोगे, पेट में रोटी भी दे दोगे, वो तो सारा सामने खड़ा हो जाएगा। प्रॉब्लम तो यही है, इसकी बात करो ना यार। मैं तो मान रहा हूँ भाई आपकी बात, मैं तो इख्तिलाफ ही नहीं कर रहा, मैं तो क्लियर कट इस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहा हूँ, लेकिन मैं साथ में आपको पॉलिटिकल डायनेमिक भी बता रहा हूँ कि उन लोगों के बगैर इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। उसी को चेंज करने की जरूरत है। यूथ को बाहर निकाल लो भाई। नासिर भाई, अल्लाह के वास्ते आपसे दरखास्त है मेरी, आप भी यूथ में सोल्यूशन बताएं, यूथ को कैसे निकालूं बाहर? बता यूथ हमारी जिन कामों में लगी हुई, मैं आपको बता नहीं सकता। यूनिवर्सिटी जाइए, मैं आपके साथ चलूँगा, तैयार हूँ। शुरू करते हैं कराची से, जाते हैं खैबर तक। बच्चों को जाकर बताइए कि भाई तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है, तुम्हारी नस्लों की क्या जिम्मेदारी है, और तुम्हारी जो ये सही कहा, मैं खुद भी कहता हूँ हमेशा कि पाकिस्तान से ज़्यादा दौलतमंद और पाकिस्तान से ज़्यादा यूथ की इंटेलिजेंसी किसी मुल्क के पास भी नहीं है। यानी प्रोग्राम एक थिंक टैंक है, अभी जो यूथ देख रहे हैं, या जो मैं कहता हूँ कि पक्की उम्र के भी लोग देख रहे हैं, अब वो अपने बच्चों को बिठाएं और ये प्रोग्राम उनको दिखाएं और उनको आगाही दें कि जनाब मुल्क की मईशत को किस सम्त में लेकर जाना है। कोशिश करेंगे आगे आने वाले वक्तों के अंदर आपको और आगाही वाले प्रोग्राम दिखाएं। रहमतुल्लाह वज़ीर साहब, अब बात ये कि जो फैक्ट्स हैं वो अब स्टेट हो गए, यू नो द पॉलिटिकल कंपल्शंस, बट जैसे कि आपने भी मेंशन किया कि अब प्रोविंसेस ने इसके ऊपर फोकस छोड़ दिया है, तो अब रिवाइव कैसे किया जाए, कैसे किया जाए? अभी तो जैसे बताया ना आपने, तो खासा बताया ना कि गवर्नमेंट नोज इट। चलें अब्दुल रसीफ यार, नहीं इंटेंशन होनी चाहिए भाईजान, सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। इंटेंशन जब नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। इंटेंशन बनानी पड़ेगी, बात सही कह रहे हैं जनाब जी नाज़िर साहब। बात ये है कि देखें ना, वज़ीर आज़म साहब अमेरिका गए थे, मैं तो कह रहा हूँ बहुत सारी अच्छी बातें हुई। 2-3 चीज़ें अगर वहाँ पे और होती, एक ये जो खान साहब ने निशानदेही की, हमारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हमारे साथ जो इंडिया का बिल्कुल बॉर्डर पे है, ईस्ट पंजाब, वहाँ सरताज अजीज साहब ने अपनी किताब में लिखा है, और वो किताब कुछ पुरानी है, अब और भी बढ़ गई है उनकी यील्ड पर एकड़। हमारा 1/3 है तमाम मेजर क्रॉप्स की, वीट की, काटन की, शुगर केन की, हर चीज़ की। बदकिस्मती से हमारे हर एक की एकड़ उनका 1/3 है, जो सरताज अजीज साहब ने लिखी है। 10 साल पुरानी किताब है, 12 साल। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि वज़ीर आज़म साहब गए थे वहाँ से, अमेरिका से इम्प्रोवाइज्ड सीड लेते। इस सिलसिले को आगे लेकर चलना पड़ेगा। आज के लिए मेरे पास वक्त महदूद है, लेकिन सिलसिले को आगे लेकर चलना पड़ेगा। आई थैंक गेस्ट के भाई वो आ जाए, खासतौर पे उन्होंने इस मौजू पर गुफ्तगू की। नाजरीन, वी वेट फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।